हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम उनके राइट्स इशू के बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। 4 चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोनों ही कंपनियों के राइट्स इशू के बारे में, फिर भारत और रिन्यूएबल एनर्जी पर किस हिसाब से ट्रांजिशन हो रहा है उसको समझेंगे। और ये चूंकि भारत में ट्रांजिशन हो रहा है तो इन दोनों कंपनियों की तरफ से अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या नया हो रहा है उसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अभी इस मोमेंट पर बिजनेस पर क्या लेटेस्ट है इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 22,000 करोड़ का राइट्स इशू आने वाला है इंडियन ऑयल की तरफ से और 18,000 करोड़ का राइट्स इशू भारत पेट्रोलियम की तरफ से आने वाला है। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन आने वाले दिनों में राइट्स का जो इशू प्राइस रहेगा, डेट्स हैं, फिर बाकी जो डिटेल्स हैं, सब कुछ हमको आपको पता चलेगा। तो ये सब जो भी डिटेल्स आती रहेंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब जब राइट्स की हम जब बात करते हैं तो ऐसा आप समझिए कि कंपनी को इक्विटी रेज करनी है, पैसे रेज करने हैं और उसमें राइट्स एक तरीका है। लेकिन जब राइट्स आता है तो नई इक्विटी भी आती है और नई इक्विटी आएगी तो पुराने शेयर होल्डर्स की इक्विटी डाइल्यूट भी हो सकती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और आपके पास उस कंपनी के 3 शेयर हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब कंपनी राइट्स के जरिए नए जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लाए, तो समझ लीजिए 50 शेयर उन्होंने नए लाए, तो उस कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर अगर आप ऐड कर लेंगे तो उस कंपनी के 150 शेयर यहां पर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास कितना शेयर है? 3 शेयर है, आप 3% के मालिक हैं। लेकिन जब कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे, 150 शेयर हो जाएंगे, ठीक है, तो 150 में भी आपके पास अगर 3 ही शेयर रहे तो आपकी क्या होगा? इक्विटी डाइल्यूट होगा। 150 में आपके पास भी अगर 3 शेयर रहे तो आपके पास 2% का हिस्सा रहा तो इक्विटी डाइल्यूट हो सकती है। तो ये डाइल्यूशन ना हो तो उसके लिए जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पहला राइट होता है कि जब भी राइट्स इशू आए तो उसमें भाग लेने का या नहीं लेने का, ये उनके ऊपर फिर डिपेंड करता है। दोस्तों, जनरली जो राइट्स है वो कम प्राइस में आते हैं, जो भी शेयर प्राइस होता है उससे कम प्राइस में। लेकिन आने वाले दिनों का हम जरूर वेट करेंगे जब IOCL और BPCL की तरफ से राइट्स के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी और डिटेल्स आएंगी। पर ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब ये भारत की बात है और भारत में एक बहुत बड़ा एक एनर्जी ट्रांजिशन जैसा चल रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे दिसंबर 2022 तक पूरा जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हम बात कर रहे थे 416 गीगावाट का यहाँ जनरेशन होता है और यही टारगेट है 2030 तक 817 गीगावाट, 800 गीगावाट से ऊपर का टारगेट है। ये भारत का टारगेट है। अब ये 416 गीगावाट में से 172 गीगावाट, लगभग 41% हिस्सा किसका है? रिन्यूएबल का है, जो कि सोलार है या फिर विंड है या फिर पानी है, उनका हिस्सा है। लेकिन भविष्य में 2030 तक ये लगभग 3 गुना बढ़कर 500 गीगावाट होने की बात है। तो एक बहुत बड़ा, जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं वहां पर थर्मल पावर से यहां पर रिन्यूएबल पावर की तरफ पूरा भारत का ही टारगेट है कि यहां पर बड़ा चेंज हो और 2030 तक 500 गीगावाट का। इनफैक्ट अभी का जो बजट है वहां पर भी गवर्नमेंट ने कहा है लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का सपोर्ट, यहां पर बजटरी सपोर्ट जो है ग्रीन ट्रांजिशन में OMCs को जरूर वहां पर देने की उन्होंने बात भी कही है। अब इंडियन ऑयल की बात करते हैं कि इतने बड़े, तो भारत का टारगेट है 500 गीगावाट, यहां पर इंडियन ऑयल में क्या क्या नया हो रहा है। तो देखिए, अभी अगर आप टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे बहुत ही छोटा है, 239 मेगावाट का है, लेकिन उनकी तरफ से भी अलग अलग यहां पर चीजें हो रही है। जैसे बहुत रिसेंट में आप देखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज करके है, उनके साथ उन्होंने जेवी किया हुआ है बायोफ्यूल्स को लेकर। साथ साथ सिंगापुर की कंपनी है सन मोबिलिटी, उनके साथ उन्होंने लेटेस्ट जेवी किया है बैटरी स्वैपिंग को लेकर। ये कुछ नई चीजें कर रहे हैं। साथ साथ 2025 तक उनका टारगेट है कि रिन्यूएबल के पोर्टफोलियो को 3 गीगावाट तक ले जाया जाए और 2030 तक 35 गीगावाट तक ले जाया जाए। बायोफ्यूल्स में 2025 तक 0.6 MMT से 4 MMT बायोफ्यूल्स का यहां पर टारगेट जो है उन्होंने लिया हुआ है। तो उनकी तरफ से एग्रेसिव कोशिश हो रही है और राइट्स इशू की भी बात हुई है। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया हमको इंडियन ऑयल में देखने को मिल सकता है जब हम क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात कर रहे हैं, L&T, रिन्यू और इंडियन ऑयल ने भी पार्टनरशिप ग्रीन हाइड्रोजन पर किया है। इनफैक्ट उनके बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स है जहां पर हम पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट को वहां पर सोलार से जोड़ने की उनका प्लान है। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म उनके टारगेट्स हैं। भारत पेट्रोलियम की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी उनका भी बहुत छोटा पोर्टफोलियो है, सिर्फ 45 मेगावाट का पोर्टफोलियो है, लेकिन 1 गीगावाट ये पोर्टफोलियो करने का उनका 2025 का टारगेट है। 2040 तक 10 गीगावाट का ये टारगेट रखा है। साथ साथ में इंडियन ऑयल की तरफ बायोफ्यूल्स पर भी उन्होंने एग्रेसिव टारगेट रखे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो ऑलरेडी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, फिर पेट्रोकेम, बायोफ्यूल्स पर उन्होंने R&D पर फोकस उन्होंने शुरू कर दिया है। और ऐसा उन्होंने विजन रखा है 7,000 एनर्जी स्टेशन उनके पास रहेंगे जहां पर CNG, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, इन सब को
यहाँ पर एक तरीके से वो बेच सकते। अभी तक हमने जो क्लीन ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। समझ लीजिए स्कूल को आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई बच्चा 1 से 12 तक है तो ये जो बिजनेस है क्लास 1 के आसपास में, या तो मैं कहूंगा बिल्कुल नर्सरी के आसपास में, बहुत ही छोटा बिजनेस है। लेकिन अगर मुझे आज इंडियन ऑयल और बीपीसीएल को एनालाइज करना है तो उनके जो मैच्योर्ड बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उनको लेकर एनालाइज करना है, जो कि क्या है, रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस है। और ये बिजनेस बहुत ही टफ रहा था पिछले साल, जो कि 2022 है। वो मैं आपको लाइव पोर्टल में आपके साथ में शेयर करता हूं, और लाइव डेटा अभी 2023 में क्या हमको देखना है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं लेकर आया हूं, जहां पर मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पर A to Z 25 जुलाई से 10 लाइव क्लासेस यहां पर होने वाली है। सिर्फ लर्निंग पर ही हमारा यहां पर फोकस रहने वाला है। यहां पर लाइव डाउट क्लियरिंग यहां पर रहेगा। और क्या मैं यहां डिस्कस करूंगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, हर सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए उसके बारे में, रेड फ्लैग्स को कैसे स्पॉट किया जाए उसके बारे में। तो क्लासेस बहुत ही कम सीट है, जल्दी जल्दी सीट्स भी भर रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सीट को भी बुक करवा सकते हैं। यहां पर सिर्फ लर्निंग पर ही आने वाले दिनों में फोकस होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की तरफ। ये देखिए, ये है इंडियन ऑयल। पिछले साल की जब मैं बात कर रहा था, ये है क्वार्टरली स्टेटमेंट, और क्वार्टरली स्टेटमेंट में आप देखेंगे, ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1992 करोड़ का लॉस किया था जून के महीने में। भारत पेट्रोलियम की जब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये भारत पेट्रोलियम, उनके केस में पिछले साल जून के महीने में 6290 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन उसके एक क्वार्टर पहले ही 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। लेकिन धीरे धीरे टर्न अराउंड भी हुआ। क्वार्टर 4 आते आते बीपीसीएल 6477 करोड़ के प्रॉफिट में भी आई। और इंडियन ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1992 करोड़ से लॉस से 10,000 करोड़ के वो प्रॉफिट में भी आई है। तो एक बड़ा टर्न अराउंड भी जो है हमको बिजनेस में देखने को मिला है। और इसका कारण था क्रूड के प्राइस कम होना। लेकिन इतना बड़ा जो लॉस हुआ था उसका भी जो कारण था वो था क्रूड के प्राइसेस का बढ़ना, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी तो क्रूड के प्राइस बढ़ गए थे और यहां पर एक लेवल से ऊपर क्रूड के प्राइस वो बढ़ा नहीं पाए थे, तो उन्होंने मार्केटिंग में लॉस किया था। लेकिन जो उनका रिफाइनिंग का जो बिजनेस है उसमें उन्होंने प्रॉफिट किया था। लेकिन जब हम टोटल एनालिसिस करते हैं तो मार्केटिंग का बिजनेस पर प्रॉफिट हो तो उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से हमको दोनों ही कंपनियों को एनालिसिस करना है। अब एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 4 में उन्होंने प्रॉफिट किया है क्योंकि क्रूड के प्राइस कम थे। अभी भी आप देखेंगे खासकर अप्रैल में, जून के महीने में, जिसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड या तो जुलाई एंड या अगस्त में आ ही जाएगा, कि जो क्रूड के प्राइस हमने देखा है $70-75 के आसपास है। इनफैक्ट ओपेक ने कट भी किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि क्रूड के प्राइस शूट अप कर गया है। तो मार्जिन्स में यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, प्रॉफिट्स में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये आज का बिजनेस है। भविष्य का बिजनेस क्लीन ग्रीन हो सकता है, लेकिन आज चाहिए इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को कि वो मार्केटिंग में फ्यूल मार्जिन्स उनके अच्छे करे और प्रॉफिट यहां पर करे। तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीजों को देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रोडक्शन कट जो ओपेक के द्वारा हो रहा है उसकी वजह से फिर से कहीं फ्यूल और या जो क्रूड के प्राइस है वो बढ़ना चाहिए। बढ़ जाएंगे तो शायद इनके लिए थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अगेन, अगर बिजनेस अच्छा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि होना चाहिए, अगर कोई बड़ा शॉक नहीं आता है, तो डेट टू इक्विटी अभी थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा सा कम यहां पर हो सकता है। अगली दो चीज जो देखने की रहेगी वो होगा बीपीसीएल का डिविडेंड 4 रुपए का, इंडियन ऑयल का 3 रुपए का। इनफैक्ट, क्योंकि मैंने बहुत बार पास्ट में भी रिपीट किया हुआ है, यही अगर अक्टूबर नवंबर की बात होती और डिविडेंड की जब हम बात कर रहे होते तो शायद मैं यही सोच रहा होता कि डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही मुश्किल है डिविडेंड मिलना। लेकिन क्योंकि प्राइस कम हुए हैं क्रूड के, तो डिविडेंड भी मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव यहां पर है। कंपनियां प्रॉफिट में आई है, बड़े लॉस से बड़े प्रॉफिट में यहां पर आई हुई है, और डिविडेंड भी आ रहा है, लेकिन डिविडेंड की डेट्स आई नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही आ जाएंगी हम आपके साथ शेयर डिविडेंड की डेट्स को कर देंगे। तो भविष्य का बिजनेस यहां पर बिल्कुल गवर्नमेंट का इंटेंट और कंपनीज का इंटेंट लग रहा है क्लीन ग्रीन एनर्जी पर, लेकिन आज का जो बिजनेस है वो बहुत हद तक क्रूड रिफाइनिंग और मार्केटिंग पर डिपेंडेंट है। तो रिफाइनिंग के मार्जिन कम हो सकते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग के मार्जिन है वो ऊपर हो सकते हैं। तो किस हिसाब से यहां पर प्रॉफिट पर इंपैक्ट होता है आने वाले दिनों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी क्वार्टर 1 में डेटा आएंगे हमको पता चलेगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंस आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।